जहां रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर तारिक आज़म साहब। कबल इसके कि हम अपने मेहमान ज़ी-वक़ार प्रोफेसर मनोज झा को मदऊ करें, मैं चाहूँगा कि इंजीनियर तारिक आज़म साहब तमाम मेहमानों को अपने हाथ से मेमेंटो पेश करें। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। और मैं बड़े अदब के साथ डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब, एडवाइज़र शादान ग्रुप, शादान मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर मनोज झा को मेमेंटो पेश कर रहे हैं जनाब इंजीनियर तारिक आज़म साहब। अब इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मेमेंटो पेश कर रहे हैं जनाब इंजीनियर तारिक आज़म साहब। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इंजीनियर तारिक आज़म साहब की तरफ से हदिया कबूल फरमाएं। ऑफ रेडियोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त करूंगा कि वो इंजीनियर तारिक आज़म से मेमेंटो हासिल करें। अब इसके बाद मैं इंजीनियर तारिक आज़म साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद को मेमेंटो पेश फरमाएं। अब इसके बाद इंजीनियर तारिक आज़म साहब डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब को, एडवाइज़र शादान मेडिकल कॉलेज हैदराबाद को मेमेंटो पेश करेंगे। आज की इस तकरीब की सदारत कर रहे मौलाना उमर असलम साहब को मेमेंटो तारिक आज़म साहब पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हमारे चीफ गेस्ट यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो फिर उनको भी मोमेंटो पेश किया जाएगा। आखिर में मोमेंटो पेश करने के लिए मैं इंजीनियर तारिक आज़म साहब को दावत देता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम के कन्वीनर सादा सुहेल साहब को मोमेंटो पेश करें। वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। आप साबिक सदर शोबा सोशल वर्क डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, मारूफ समाजी कारकुन और टीवी चैनल्स पर अक्सर बहस व मुबाहिसा में हिस्सा लेते रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और खिताब फरमाएँ। आप सबों का जो डायस पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, जब दिल्ली से चला था तो यकीन मानिए मुझे पता नहीं था कि मैं किस प्रोग्राम के लिए यहाँ आ रहा हूँ। मुझे पूरी तरह सूचना नहीं थी कि ये एक सालाना जलसा है जिसमें मुझे शिरकत करनी है। लेकिन कभी कभी नामालूम चीज़ें आपको खुशी भी दे देती हैं। मैं इस बीच में मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाकर के मायूसी बांटने का काम कर रहा हूँ। अपनी वाली उनके सर पे डाल देता हूँ, उनकी वाली थोड़ी ले लेता हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने बच्चों को देखा। दिल्ली में बैठ कर के हमें न जाने क्यों लगता है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान वही है। ये दिल्ली वालों के साथ सबसे बड़ी गलती है। और हम पैदाइश मेरी बिहार की है। हम भी बिहार से जब 28 वर्ष पूर्व दिल्ली गए तो न जाने कब दिल्ली वाले बन के रह गए। तो आज जब मैं बच्चों को देख रहा था तो यकीन मानिए मेरा पहला ख्याल आया कि आज मैं मायूसी वाली कोई बात ही नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि 2-4 किताबें पढ़ेंगे, थोड़ा और सफ़र में आगे बढ़ेंगे तो हम जैसे हो जाएंगे। जो बापू कहते थे तकसीम के वक्त कि इस मुल्क में कोई साबूत ही नहीं बचा, तो अभी इस मुल्क के हालात इन दिनों भी वैसे हैं कि कोई साबूत ही नहीं है। कोई कहीं से टूटा हुआ है, कोई कहीं से बिखरा हुआ है। पूरा होलसम आइटम ढूंढिए, कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा। सबके बिखराव की अपनी कहानियाँ हैं, सबके टूटने की अपनी कहानियाँ। बहरहाल
दो तीन चीज़ें छोटी छोटी कहूँगा, क्योंकि 2:30 बजे मेरा एक कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है और मुझे बताया जा रहा है कि 40-45 मिनट वहाँ पहुँचने में लगेगा और मेरी रिटर्न फ्लाइट भी है दिल्ली की। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ, आजमगढ़ 4 वर्षों से मेरा कार्यक्रम लगने की बात हो रही थी। कल मैंने एक मदरसे में कहा कि अब कार्यक्रम इसलिए लगा है क्योंकि देश थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गया है। तो और मैं ये भी कहूँ आपसे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप ही की तरह का एक बीमार हूँ। लेकिन जब 100 बीमार एक साथ बैठते हैं, 200 बीमार एक साथ बैठते हैं, तो एक दूसरे से हालचाल के साथ ये भी जानते हैं आखिर वो कैसे मैनेज कर रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो ये पूरी कोशिश उसी सिलसिले की है। मेरा मानना है 2-3 चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। वो फैज़ साहब कह गए थे, निसार में तेरी गलियों के वतन कि जहाँ चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र बचा के चले, जिस्मो जान चुरा के चले। तो फैज़ साहब तो कम से कम नज़र बचा के जिस्मो जान चुरा को तवाफ़ कर लिए। इस मुल्क में तो अब तवाफ़ ही लोग भूल गए। ये क्यों हो रहा है? 2-4 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैंने कहा था कि मैं मायूसी की बात नहीं करूंगा, इसलिए मायूसी को दरकिनार करते हुए मेरी तमाम कोशिश आप लोगों के बीच में ये होगी कि आप सोचें, इस पर बार बार गौर करें कि आखिर जो तकसीम के वक्त की गर्म हवा थी वो लू बन करके क्यों आ गई है। पहले लड़ने वाले लोग भी थे, तकसीम पे सेलिब्रेशन करने वाले लोग कम थे, लेकिन अब के वाली जो तकसीम है उसको सेलिब्रेट करने वाले लोग बहुत हो गए। पहले वाली लाइन दिखती थी कि बाघा बॉर्डर पे है, रेड क्लिफ लाइन है, ये यहां खींच दी गई, अब की वाली दिखती ही नहीं है। लेकिन चोट बहुत करती है, परेशान करके रख दिया है। कितनी कितनी बातें कहूं आपको 10-15 मिनट में। जमहूरियत का बड़ा जिक्र हो रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एक बच्चे ने कहा कि जमहूरियत के हिसाब से हुमायूं का बेटा बाबर हुआ, क्योंकि 3 लोगों ने हाथ उठाए थे। हम सब हंसे वहां बैठ करके, लेकिन कमोबेश मेरे मुल्क की हालत वही है। अगर 70% ने एक ऑनलाइन सर्वे में कह दिया कि ताजमहल देवो महालय था, भूल जाएंगे लोग। हमने कहीं ना कहीं अपने को कमजोर किया, हमने कहीं ना कहीं यह तय कर लिया है कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा। कोई खान साहब लड़ेंगे, कोई मिश्रा जी लड़ेंगे, कोई यादव जी लड़ेंगे ना। आपकी लड़ाई आपकी है, मेरी लड़ाई मेरी है। और हमारी आपकी लड़ाई मुकम्मल अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंच रही है कि हम सब लड़ाई को आउटसोर्स करते हैं। जैसे होती है ना कंपनी में आउटसोर्सिंग, हम कहते हैं कि ये वाला फीता बनाने का काम ये जूते की कंपनी ने फलाने साहब को दे दिया, हमने आउटसोर्स कर दिया अपनी लड़ाई को। पहली चीज। दूसरी चीज गैर बराबरी। आपकी जमहूरियत जिंदा नहीं रहेगी अगर गैर बराबरी को आपने खत्म करने की कोशिश नहीं की। वैसे भी जिंदा आईसीयू में है आपकी जमहूरियत, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, बाहर आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है। गैर बराबरी हम सबको अच्छी लगने लगी है, हम सबको अच्छा लगता है कि हमसे नीचे कोई है। ये जो कास्ट सिस्टम है ना, जाति व्यवस्था, यकीन मानिए ये इस मुल्क ने सबको बिना मांगे दे दिया है। हर व्यक्ति अपने आप में उस कास्ट का पैरोकार है, उसका झंडा उठा रहा है। क्यों? अगर आपको अपना नीचे वाला नीचे दिख रहा है बहुत और ऊपर वाले का होना परेशान नहीं कर रहा है, आपके अंदर जाति व्यवस्था है। गैर बराबरी से लड़िए, जमहूरियत जिंदा होगी जब गैर बराबरी से आप लड़ेंगे। गैर बराबरी से कैसे हम लड़ें? ठेले वाले रिक्शे वाले से हमारा क्या नजरिया होता है, बातचीत करने का तरीका क्या होता है, कितनी हिकारत की नजर से हम देखते हैं। दौर इस बात का है कि हमारे मसले और क्लास वाले मसले, वर्गों के मसले, ठेले वाले के मसले। कल मैंने एक मदरसे में कहा कि 70 साल में सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदली। अगर ये सवाल हमें आपको परेशान नहीं कर रहा, हम आप बीमार हो गए हैं, क्रोनिक इलनेस है हमारे अंदर। अगर आपको आपके मुल्क में एक बच्ची भात के लिए भात भात कहने के मर जाती है और आप कहें
कि धूप फागुन की नशीली है। आप कहें ऑल इज वेल, आप मंगलयान सेलिब्रेट करें, मूडीज की रेटिंग सेलिब्रेट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बेहद खुशी हुई कि मूडीज ने कहा कि मुल्क की इकोनॉमी की हालत अच्छी है, लेकिन इकोनॉमी की हालत मेरी जाती जिंदगी में दिखनी चाहिए, झारखंड की उस बच्ची की जाती जिंदगी में दिखनी चाहिए, आपके पड़ोस में दिखनी चाहिए। और ये लड़ाई आप यकीन मानिए, कभी किसी अखिलेश यादव के नाम, कभी किसी मायावती जी के नाम, कभी किसी फलाने ढिमकाने के नाम, जमहूरियत जिंदा कौम के लिए एक जिंदा दस्तावेज है, उसको अमल करना पड़ता है। हम सब जमहूरियत को समझते हैं कि वोटिंग मशीन, किसी ने कहा आज डाल दिया और हमारा काम खत्म, सवाल पूछिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, इन दिनों जब कभी जमात वालों ने हैदराबाद बुलाया था, मैंने कहा हाथ पकड़ना सीखिए, अकेले सड़क पे मत उतरिए। सीवर में उतरने वाला आपका साथी है। अगर जब तक हम इस तरह की एकता को मजबूत नहीं करेंगे, वो किसी न किसी बहाने आपको उलझा के रखेंगे, कभी टीपू सुल्तान में, कभी ताजमहल में, कभी पद्मावती में। आपको कभी मौलिक जो दिक्कतें हैं उस पर बात करने नहीं देंगे। जस्टिस, न्याय, हम सब बात करते हैं, सोशल जस्टिस, न्याय। न्याय क्या चीज होती है? आपके पड़ोस में अन्याय हो रहा है और अगर आप चुप हैं तो आप अन्याय करने वालों के साथ हैं। बहुत पहले बापू कह गए थे कि हिंसा और नफरत हमेशा ऊपर वाले लोग करते हैं, नीचे वालों का अख्तियार ही नहीं है। नीचे वाले उसको स्वीकार करके, उसको एक्सेप्ट करके आप उसके को ट्रैवलर हो जाते हैं, सहयात्री हो जाते हैं, हम सफर हो जाते हैं। आपको ये चीज खत्म करनी होगी। एक आखिरी टिप्पणी में अपनी बात खत्म करने से पहले, मेरे पास दो ऑप्शन थे आज। बच्चों को मैंने सुना, मैंने जैसा शुरू में कहा, इन बच्चों को देखने के बाद लगा कि मैं कोई पॉलिटिकल बात ना करूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मैं जो कह रहा हूं वो एक ऐसा डरावना सच है, आप उसको समझिए, गौर करिए उस पर। आपके समाज में अगर गैर बराबरी है और आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये उनको फायदा हो रहा है। वो लड़ाई जीत रहे हैं आपसे, हम लड़ाई लगातार हार रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, इसको चुनावी लड़ाई मत समझिए। मैं उदाहरण देता हूं बिहार का। मेरे परिचय में एक बात छूट गई थी। मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हूं राष्ट्रीय जनता दल का। हमने बिहार का चुनाव जीत लिया। कैसे साहब पता है? सीधा समीकरण था, अंगणित, अरिथमेटिक। लेकिन साइकोलॉजिकली हम वो चुनाव हार चुके थे। उस चुनाव में हमने तमाम वो बातें की जो भाजपा चाहती थी। हमने उन इलाकों में जाना छोड़ दिया जिन इलाकों से हमारे जाने से यह खतरा होता है कि अरे चुनाव कम्युनल कर दिया जाएगा। तो जिसको हम कहते हैं डिसइंफ्रेंचाइजमेंट, इन्फ्रेंचाइजमेंट, वो तो हो गया। सेकुलर शब्द अचानक आप देखिए गायब हो गया है। कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग हों, हमारी पार्टी के लोग हों, सेकुलर बोलने से पहले दो चार बार दाएं बाएं देख लेते हैं, कोई सुन तो नहीं रहा है। एक ऐसा खूबसूरत शब्द, भाव। और मैं तमाम जगह अपनी तकरीरों में कहता हूं, सेकुलरिज्म मुसलमानों की जरूरत नहीं है, इस मुल्क के 3/4 हिंदुओं की जरूरत है। तुम्हें सेकुलरिज्म चाहिए। तुम्हें सेकुलरिज्म इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारे धर्म में इतने सारे समानांतर धाराएं हैं। मैं कल कह रहा था मदरसे में, मैं मिथिला के इलाके से आता हूं। मेरे यहां अगर शादी में मटन और मछली नहीं बनी तो बारात वापस। और दूसरे ब्राह्मण हैं बक्सर आरा की तरफ, उनके यहां मटन मछली दिख गई तो बारात वापस। तो ये तो अद्भुत मुल्क है साहब। इस मुल्क की रवायतों को अगर बचा के रखना, बना के रखना, इसको सेकुलर बनाए रखना होगा। और आखिर में ये जैसे एक मोबाइल है, आपकी पूरी डेमोक्रेसी, जमहूरियत, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, टेक्नोलॉजी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में न्याय भी है, आजादी भी है और समता भी है। अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ नहीं देखोगे,
जब सेक्युलरिज्म की बात होगी तो कुछ लोग चुप हो जाएंगे, जब जस्टिस की बात होगी तो बाकी लोग चुप हो जाएंगे, जब आज़ादी की बात होगी तो बाकी लोग जो बाकी बचे वो चुप हो जाएंगे। तो एक दिन हम गूंगों का मुल्क बन के रह जाएंगे। अगर इस मुल्क को गूंगों का मुल्क नहीं बनने देना है, अगर इस मुल्क को एक रंगा नहीं बनने देना है, अगर इस मुल्क को, मैंने हाल में जवाहरलाल जी के नाम से खत लिखा। ये नवंबर का महीना बड़ा विचित्र है, इसमें इकबाल भी आते हैं, मौलाना आज़ाद भी आते हैं, पंडित जी भी आते हैं और मैं भी आता हूं। तो इस महीने की एक खासियत है। तो ये जो खत लिखा मैंने जवाहरलाल जी को, मैंने कहा जवाहरलाल जी आपके वक्त में तो एक बात अच्छी थी, आप लड़ लिए, गर्म हवा से लड़ लिए। हमारे दौर की दिक्कत क्या है ना कि अब ये लू बन गई है, और लू बन करके शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक हर टेलीविज़न चैनल में बैठ गई है। अब टेलीविज़न चैनलों में बहसें नहीं होते हैं, वो कातिल भी हैं और वही मुंसिफ भी हैं। तो सिर्फ मुंसिफ मत बदलिए, मुंसिफी के तौर तरीके हम बदलें, ये हमारी आज की ज़रूरत है। मैं आपके स्कूल को आई विश ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करें। तालीम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरे मुल्क का कैरेक्टर क्या होगा, और वो आपके हाथ में है। अगर इन बच्चों को एक महफूज मुल्क देना चाहते हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें वो इकबाल वाली बात हो, मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। कितने लोग तालीम गरीबों की हिमायत करने के लिए दे रहे हैं, गरीबों को चूसने के लिए। एक वो आपने नाटक देखा होगा, उसकी बच्ची के ख्वाब खत्म हो गए। और सर एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बंद आंखों से और अंधे भी ख्वाब देखते हैं, क्योंकि ख्वाब ना 2 बेडरूम अपार्टमेंट की मोहताज है, ना 4 बेडरूम अपार्टमेंट की मोहताज है। ख्वाब नुक्कड़ पे बैठ के देखे जा सकते हैं, लेकिन वो ख्वाब उसकी तामीर के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। बकौल शहरयार इस रात की दीवार को ढाना है ज़रूरी, ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय हिंद। मुल्क की आबो हवा और बदलती रही, बिगड़ती रही, तो आजमगढ़ फिर आऊँगा। शुक्रिया। तो होगी तो बाकी लोग जो बाकी बचे वो चुप हो जाएंगे। तो एक दिन हम गूंगों का मुल्क बन के रह जाएंगे। अगर इस मुल्क को गूंगों का मुल्क नहीं बनने देना है, अगर इस मुल्क को एक रंगा नहीं बनने देना है, अगर इस मुल्क को, मैंने हाल में जवाहरलाल जी के नाम से खत लिखा। ये नवंबर का महीना बड़ा विचित्र है, इसमें इकबाल भी आते हैं, मौलाना आज़ाद भी आते हैं, पंडित जी भी आते हैं और मैं भी आता हूं। तो इस महीने की एक खासियत है। तो ये जो खत लिखा मैंने जवाहरलाल जी को, मैंने कहा जवाहरलाल जी आपके वक्त में तो एक बात अच्छी थी, आप लड़ लिए, गर्म हवा से लड़ लिए। हमारे दौर की दिक्कत क्या है ना कि अब ये लू बन गई है, और लू बन करके शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक हर टेलीविज़न चैनल में बैठ गई है। अब टेलीविज़न चैनलों में बहसें नहीं होते हैं, वो कातिल भी हैं और वही मुंसिफ भी हैं। तो सिर्फ मुंसिफ मत बदलिए, मुंसिफी के तौर तरीके हम बदलें, ये हमारी आज की ज़रूरत है। मैं आपके स्कूल को आई विश ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करें। तालीम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरे मुल्क का कैरेक्टर क्या होगा, और वो आपके हाथ में है। अगर इन बच्चों को एक महफूज मुल्क देना चाहते हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें वो इकबाल वाली बात हो, मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। कितने लोग तालीम गरीबों की हिमायत करने के लिए दे रहे हैं, गरीबों को चूसने के लिए। एक वो आपने नाटक देखा होगा, उसकी बच्ची के ख्वाब खत्म हो गए। और सर एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ,
बंद आंखों से और अंधे भी ख्वाब देखते हैं, क्योंकि ख्वाब ना 2 बेडरूम अपार्टमेंट की मोहताज है, ना 4 बेडरूम अपार्टमेंट की मोहताज है। ख्वाब नुक्कड़ पे बैठ के देखे जा सकते हैं, लेकिन वो ख्वाब उसकी तामीर के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। बकौल शहरयार, इस रात की दीवार को ढाना है ज़रूरी, ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय हिंद। मुल्क की आबो हवा और बदलती रही, बिगड़ती रही, आजमगढ़ फिर आऊँगा। शुक्रिया।